हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जेई और एई के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम पे पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले जेई और एई के एग्जाम्स के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which material is used for the manufacture of brushes in DC motor? DC मोटर की मैन्युफैक्चरिंग में हम किस मटेरियल का ब्रश यूज करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इनमें से कार्बन ब्रशेस का डीसी मोटर में हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, ब्रशेस इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के लिए बेसिकली जो ब्रश हम यूज करते हैं इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट से बने होते हैं टू रिड्यूस द वेयर एंड टियर ऑफ द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में जो वेयर और टियर होता है यानी जो घिसाव होता है उसको रोकने के लिए हम कार्बन या ग्रेफाइट ब्रशेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन ऑप्शन दिया है तो कार्बन हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हैं, तो वीडियो को पॉज करिएगा और जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो जरूर पढ़िएगा कि ब्रशेस का यूज हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर। इनमें से कौन से डिवाइस का यूज हम करते हैं लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो HRC फ्यूज का भी हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर का भी यूज करते हैं, थर्मल ओवरलोड रिलेस का भी यूज करते हैं। हम तीनों चीजों का यूज करते हैं लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, थर्मल ओवरलोड रिले का भी हम यूज करते हैं। इस कॉमनली यूज फॉर मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन। मोटर के ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। HRC फ्यूज का भी हम यूज करते हैं, ये प्रोवाइड करती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर का भी यूज करते हैं। तो तीनों का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर का हम यूज क्यों करते हैं? तो टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, बोथ स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, उसका पर्पस यहाँ दिया है कि टैप चेंजर हम क्यों यूज कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ टैप चेंजर इज टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम में आता है। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, जो वाइंडिंग होती है उसके टर्न्स को चेंज करके हम रेगुलेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमीटर इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। अमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी, रिकॉर्डिंग, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? तो अमीटर बेसिकली एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब अमीटर क्या होता है, हम कैसे उससे करंट मेजर करते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो सब कुछ यहाँ दिया है। अमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। अगर हमें करंट डिटेक्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, और अगर करंट हमें मेजर करना है तो हम अमीटर का यूज करते हैं। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जो करंट की यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है, वो एम्पियर होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अमीटर रखा गया है। अमीटर को बेसिकली जिस भी सर्किट में आपको करंट मेजर करना है उसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और हम करंट को मेजर कर लेते हैं इजीली। बहुत सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें हमारे आते हैं अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, एम्पियर आवर मीटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि करंट को मेजर करने के लिए और करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वोल्टेज इज ट्विन कंडक्टर बंडल यूज इन इंडिया। कितने वोल्टेज के लिए हम ट्विन कंडक्टर बंडल का यूज करते हैं इंडिया में?
तो बेसिकली 500 किलो वोल्ट के लिए हम ट्विन कंडक्टर बंडल का यूज करते हैं इंडिया में। यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर सी है। अब ये बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, इनका हम यूज क्यों करते हैं, कितने टाइप के बंडल कंडक्टर होते हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर क्या कहलाता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर को एक साथ मिला के यूज करते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसको हम कहते हैं बंडल कंडक्टर। और ऐसा करने से हमारे ट्रांसमिशन लाइन की करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। बंडल कंडक्टर बेसिकली रिड्यूस करता है रिएक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस को रिड्यूस करता है बंडल कंडक्टर, जिससे हमारे वोल्टेज ग्रेडियंट, लॉसेज, रेडियो इंटरफेरेंस, सर्ज इम्पीडेंस, ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के बंडल कंडक्टर होते हैं। आप देखोगे कभी भी ट्रांसमिशन लाइन में तो 3 टाइप के बंडल कंडक्टर आपको दिखेंगे। ये कहलाता है ट्विन बंडल कंडक्टर, ये कहलाता है 3 बंडल कंडक्टर और ये कहलाता है 4 बंडल कंडक्टर। बिल्डिंग ऑफ कंडक्टर लीड टू रिडक्शन इन द लाइन इंडक्टेंस। बेसिकली लाइन इंडक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम ये बंडल कंडक्टर्स का यूज करते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, इनका GMR निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये ट्विन बंडल कंडक्टर का है, ये 3 बंडल कंडक्टर का और ये 4 बंडल कंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी प्रेफर टू चार्ज द बैटरीज। बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम कौन सी मशीन को प्रेफर करते हैं, तो बेसिकली हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डीसी शंट जनरेटर और डीसी जनरेटर विच इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टाइप। 3 डिफरेंट टाइप में हमें डीसी जनरेटर अवेलेबल होते हैं, कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर। इनमें से शंट डीसी जनरेटर का बेसिकली हम यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है डीसी जनरेटर का, वो किया गया है बेस्ड ऑन द वे हाउ द फील्ड वाइंडिंग आर एक्साइटेड। हम फील्ड वाइंडिंग को कैसे एक्साइट करेंगे उसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो डीसी शंट जनरेटर होते हैं, द कनेक्शन ऑफ 2 वाइंडिंग लाइक फील्ड एंड आर्मेचर कैन बी डन इन पैरेलल। तो डीसी शंट जनरेटर में जो फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में होती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सप्लाई करती है फील्ड और लोड करें। अब यहाँ पे एप्लीकेशन दी है डीसी शंट जनरेटर की, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। दिस मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डीसी शंट जनरेटर मोटर का हम यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं, यूज इन स्टेबल वोल्टेज एप्लीकेशन, जो हमारी स्टेबल वोल्टेज एप्लीकेशन होती है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। दे प्रोवाइड लाइटनिंग एंड एक्साइटेशन टू ऑल्टरनेटर्स। ऑल्टरनेटर्स को एक्साइट करने के लिए और लाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। कहाँ कहाँ हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बता दिया कि डीसी शंट जनरेटर क्या कहलाते हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और उनको क्लासिफाई करने की कारण क्या है और कहाँ पे हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं, यानी उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में हम कौन सी मोटर का यूज करते हैं, तो बेसिकली मेरे ख्याल से इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं सीलिंग फैन में। द सीलिंग फैन यूज ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सीलिंग फैन में हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबल फॉर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए सुटेबल है, तो बोथ डीसी और एसी वर्क के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए दिया भी है और एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबल फॉर बोथ एसी और डीसी वर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर measure the actual potential at the surface of the object under test। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है उसका एक्चुअल वोल्टेज हमें मेजर करके बताता है। तो जितना भी एक्सप्लेनेशन है आपको वीडियो को पॉज करके ध्यान से पूरा पढ़ना है, उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेल्योर परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज हायर ड्यू टू। इलेक्ट्रिक मोटर के फेल्योर परसेंटेज किसके कारण बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाता है बेयरिंग फेल्योर होने के कारण। ठीक है, उसमें जो बेयरिंग लगी होती है वो फेल होने के कारण उसका फेल्योर परसेंटेज इलेक्ट्रिक मोटर का बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, द मेजोरिटी ऑफ बेयरिंग फेल्योर ऑकर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। और ये बेयरिंग फेल्योर क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी मोटर में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं है तो उसके कारण हमारी बेयरिंग जो है वो फेल हो जाती है, और सबसे मेजर रीजन इलेक्ट्रिक मोटर के फेलियर होने का यही है। अब ये इम्प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन फेलियर का मतलब होता है या बेयरिंग फेलियर का मतलब होता है कि अगर हमारा रॉन्ग ल्यूब्रिकेशन हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक मोटर में, या इनफ ल्यूब्रिकेशन का यूज नहीं किया है, तो ये सारे सबके कारण हमारा जो बेयरिंग फेल्योर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेटेड वोल्टेज इज द शील्डेड केबल प्रोवाइडेड इन ए लो वोल्टेज सिस्टम। कितना रेटेड वोल्टेज हमारी शील्डेड केबल प्रोवाइड करती है लो वोल्टेज सिस्टम? तो वो प्रोवाइड करती है लेस देन 1 किलोवोल्ट रेटेड वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये वाला जो सिंबल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस चीज का सिंबल है? यूपीएस का है, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी। तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो डिवाइस है वो कन्वर्ट कर रहा है डीसी को एसी में, और जो डिवाइस डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। आपको मालूम है रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये किसका सिंबल है? इन्वर्टर का। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है इन्वर्टर। इन द गिवन सिंबल इनपुट साइड सिग्नल इज द डीसी सिग्नल एंड आउटपुट साइड सिग्नल एसी सिग्नल, सो इन्वर्टर कन्वर्ट डीसी सिग्नल इनटू एसी सिग्नल। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया है। अब बहुत सारे सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सिंबल कहलाता है एसी टू एसी कन्वर्टर का, ये कहलाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, ये कहलाता है डीसी टू एसी कन्वर्टर का। ये वाला जो साइन है ना वो डीसी का है, स्ट्रेट लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो कहलाती है, ये वाला सिंबल एसी का कहलाता है। तो डीसी टू एसी कन्वर्टर यानी इन्वर्टर, ये जो है वो क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो रेक्टिफायर, ये वाला सिंबल है ग्राउंड का या अर्थिंग कहते हैं हम जिसको। ये है कैपेसिटर, ये डायोड का सिंबल है, ये फ्यूज का सिंबल है, ये है हमारे सेल बैटरीज या इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ये है थायरिस्टर का, ये वाला सिंबल ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल हमारा पावर कन्वर्टर बताता है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये आपके मॉसफेट का है, ये इलेक्ट्रिक करंट का है, ये रजिस्टर, इंडक्टर, क्वाइल, और ये आपके लॉजिक गेट का सिंबल है। तो ये बहुत सारे अदर सिंबल हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार मैंने बताया है, एक बार ध्यान से आप सारे सिंबल देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो साइन है वो अल्टरनेटिंग करंट बता रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है डैश है वो बता रही है डीसी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग दीज इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन इनमें से कौन सी है? कहाँ हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं? तो बेसिकली वैक्यूम क्लीनर में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज किया जाता है, कितने टाइप की यूनिवर्सल मोटर होती है, वो सब कुछ यहाँ दिया है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद से पढ़िएगा। The universal motor is a special type of motor which is designed to run on either DC और single phase AC supply। जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो एक स्पेशल टाइप की मोटर होती है जिसका यूज किया जाता है या जिसको हम डिजाइन करते हैं कि वो डीसी में और सिंगल फेस एसी सप्लाई में भी रन कर सके। These मोटर आर जनरली सीरीज वाउंडेड। ये मोटर जो है वो सीरीज वाउंडेड होती है, मतलब इसमें जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज में होती है, इसीलिए इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है। और जो मोस्टली यूनिवर्सल मोटर्स होती हैं वो डिजाइन की जाती हैं कि वो ऑपरेट हो हाई स्पीड में, ग्रेटर देन 3500 आरपीएम की स्पीड से ऑपरेट हो। तो ये कहलाती हैं यूनिवर्सल मोटर। दो टाइप की यूनिवर्सल मोटर होती हैं, कंपनसेटेड टाइप की यूनिवर्सल मोटर होती है और दूसरी होती है अनकंपनसेटेड टाइप की यूनिवर्सल मोटर।
और बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर की। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। उसके अलावा हेयर ड्रायर्स में, ग्राइंडर में, टेबल फैन में भी हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। उसके अलावा जो किचन के एप्लियंसेस होते हैं, ब्लोअर होते हैं, इन सब में भी हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है which of the among in the first equipment plays in the uninterruptible power supply। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें पहला इक्विपमेंट हम कौन सा यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं यूपीएस में रेक्टिफायर का। यहाँ पे देखिए ये रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम दिया है। जो फर्स्ट इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा यूपीएस में रेक्टिफायर। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है यूपीएस का। नेक्स्ट है विच मटेरियल हैज ए लोअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज में किस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है 50 हर्ट्ज में। यहाँ पे आंसर भी दिया है, एयर हैज लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एट 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रशेज इन डीसी मोटर। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस बार इसके ऑप्शंस डिफरेंट हैं। यहाँ पे देखिए विच मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रशेज इन डीसी मोटर। डीसी मोटर के ब्रशेज बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेफाइट, लीड, कॉपर और ऑल ऑफ दीज। वीडियो को पॉज करिए और मुझे आंसर बताइए, क्योंकि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अपन ने यही डिस्कस किया था। वहां पे भी दो ऑप्शन थे डीसी मोटर के ब्रशेज बनाने के, दो मटेरियल बताए थे मैंने। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा मटेरियल हम यूज करते। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ग्रेफाइट का। बेसिकली दो मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं डीसी मोटर के ब्रश बनाने के लिए, वो है कार्बन और ग्रेफाइट, जो रिड्यूस करते हैं वियर एंड टियर ऑफ द कम्यूनिटी, जिससे बहुत सारे लॉसेस हमारे नहीं होते डीसी मोटर। तो इनके ऑप्शंस भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन ऑप्शन दोनों में डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि डीसी मोटर के ब्रशेस बनाने के लिए हम ग्रेफाइट और कार्बन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट ऑप्शन है। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें कार्बन ऑप्शन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार सेम होते हैं लेकिन उनके ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, जिससे आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा तो क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, विच एमंग दीज इज ए टाइप टेस्ट। इनमें से कौन सा टाइप टेस्ट की कैटेगरी में आता है, तो ऑल ऑफ दीज ये हमारे सारे टाइप टेस्ट कहलाते हैं। बेंडिंग टेस्ट, ये सारे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग दीज इज ए टाइप टेस्ट। इनमें से कौन सा टाइप टेस्ट है, तो सारे ही या तीनों आपके टाइप टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ऑल ऑफ दीज। टाइप टेस्टिंग एसेंशियल मीन्स रनिंग ए टिपिकल डिजाइन ऑफ स्विच बोर्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ टेस्ट। तो सारे आपके टाइप टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रांसफॉर्मर डैश इज फाउंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें क्या मिलता है, कौन सा लॉसेस हम फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली हम कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ट्रांसफॉर्मर में। तो यहाँ पे कॉपर लॉसेस इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होते हैं, क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, पूरा दिया है, और ओपन सर्किट टेस्ट क्या होते हैं, क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, वो भी दिया है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट सबसे पहले अपन देखते हैं। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें जो हमारा लो वोल्टेज टर्मिनल होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो हाई वोल्टेज टर्मिनल होता है उसमें हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। उसके बाद वॉट मीटर की हेल्प से हम पावर डेसिपेशन मेजर करते हैं लो वोल्टेज टर्मिनल का। ठीक है, ये जो वॉट मीटर है वो इंडिकेट करता है हमें फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें मिलता है फुल लोड कॉपर लॉस और शॉर्ट सर्किट करेंट। जो ओपन सर्किटेड टेस्ट होते हैं उसमें हम जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको ओपन कर देते हैं और एक रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग में, और उसके बाद हम पावर डेसिपेशन फाइंड करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमें कोर लॉसेस मिलते हैं, जबकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होते हैं उसमें हमें कॉपर लॉसेस मिलते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों में डिफरेंस है ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड हीट रन टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज परफॉर्म्ड बाय मीन ऑफ। नो लोड हीट रन टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो हम परफॉर्म करते हैं संपनर्स टेस्ट के थ्रू। अब ये टेस्ट क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज ए जो संपनर टेस्ट होता है वो नो लोडिंग हीट रन टेस्ट कहलाता है ट्रांसफॉर्मर का। इसमें क्या होता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इन अ लार्ज ट्रांसफॉर्मर इज डिटरमाइंड बाय द फुल लोड टेस्ट बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर ऑयल आफ्टर एवरी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। जो फुल लोड ऑन टेस्ट होता है वो स्मॉल ट्रांसफॉर्मर के लिए तो बहुत कन्वीनियंट होता है, लेकिन लार्ज ट्रांसफॉर्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और इस टेस्ट को हम बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं या रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इसके लिए हम दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं बैक टू बैक टेस्ट के लिए। और जब हम ये बैक टू बैक टेस्ट करते हैं तो जो पावर कंजम्पशन होता है, कितने अमाउंट का पावर कंजम्पशन हुआ, वो इक्वल होता है आयरन और कॉपर लॉसेस के। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा नो लोड हीट रन टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है इन अ ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज यूज फॉर। ट्रांसफॉर्मर में हम ऑयल का यूज क्यों करते हैं, प्रोवाइड इंसुलेशन टू ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग एंड फॉर कूलिंग द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए और कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which material can be used up to a temperature of 130 degree Celsius। 130 degree Celsius टेम्परेचर पे या 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इनमें से कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली हम इतने हाई टेम्परेचर में मीका का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मीका। मीका मटेरियल कैन बी यूज अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू के। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले जितने भी जेई और एई के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। और इनका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपकी हेल्प करेंगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग माई वेबसाइट। मेरी वेबसाइट का लिंक है www.quick-learn.in, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज और बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स डाले हैं, और प्रीवियस ईयर के जो 2021 में जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स भी डाले हैं, तो वो सब भी आप वहाँ से देख सकते हो। Stay continue, keep watching, keep supporting and keep sharing my videos with your friends and juniors. Bye bye.